अल्टरनेटिव ऑफ फोसिल फ्यूल में आज हम बायोमास एनर्जी को समझेंगे, ठीक है। तो आपको सवाल दे देता है ना, राइट नोट्स ऑन बायोमास एनर्जी, वो 8वें नंबर के सवाल में, जिसमें 4 होते हैं, 2 को पकड़ के बनाने होते हैं, ठीक है। दूसरा सवाल देखेंगे, और ये दोनों सवाल पूछे हुए हाईली चांस है कि पेपर में हिट करे। एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ फ्लोटिंग ड्रम टाइप बायोगैस प्लांट। तो बेसिकली बायोमास एनर्जी से हम बायोगैस कैसे निकालते हैं, ठीक है। बायोगैस जो निकालते हैं ना, उस यंत्र का नाम है फ्लोटिंग ड्रम टाइप, ठीक है। फ्लोटिंग ड्रम टाइप बायोगैस प्लांट विथ नीट डायग्राम, स्टेट ऑल्सो इट एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। तो यहाँ पे हम बायोमास एनर्जी तो देख ही लेंगे, उसके बाद कंस्ट्रक्शन वर्किंग देखेंगे किसका, फ्लोटिंग ड्रम टाइप बायोगैस प्लांट का, ठीक है, और उसका एडवांटेज डिसएडवांटेज। तो पहले क्वेश्चन की बात करें, बायोमास, ठीक है। बायोमास एनर्जी क्या है, अगर आए नोट्स तो ये लिखेंगे, बायोमास एनर्जी इज रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम द ऑर्गेनिक मैटर। कहाँ से हम इसको ऑब्टेन करते हैं, प्राप्त कहाँ से करते हैं, ऑर्गेनिक मैटर, जैसे कि प्लांट्स, एग्रीकल्चर वेस्ट हो गया, एनिमल वेस्ट हो गया, ठीक है। ये तीनों का नाम स्पेशली आप ध्यान में रखना, प्लांट्स हो गया, एग्रीकल्चर वेस्ट हो गया और एनिमल वेस्ट हो गया। इससे हम बायोमास एनर्जी को ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। इट स्टोर्स एनर्जी फ्रॉम द सन, और आगे बात करें, इट स्टोर्स एनर्जी फ्रॉम द सन थ्रू फोटोसिंथेसिस एंड कैन बी यूज टू प्रोड्यूस हीट, इलेक्ट्रिसिटी और फ्यूल। मतलब यहाँ पे क्या हुआ, जो आपके प्लांट्स हो गए, एग्रीकल्चर वेस्ट हो गए, ठीक है, ये मेनली आपके बायोमास ही होते हैं, ठीक है। वो अपनी एनर्जी कैसे स्टोर करते हैं, फ्रॉम द सन, ठीक है। यानी कि सन से जो एनर्जी आई थी, ठीक है, सन से जो एनर्जी आई थी वो हमारे पास प्लांट्स में गई, और प्लांट्स जो है जीवित कैसे रहते हैं, उसके अंदर एक क्लोरोफिल रहता है, आपको पता है ना क्लोरोफिल, जिसकी वजह से हरा भी दिखता है, ग्लूकोज। हाँ, तो जो प्लांट्स की जो एनर्जी है उससे हम इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी की बात करें या फिर हीट के तौर पे अगर बात करें, उससे कन्वर्ट करते हैं, तो ये हमारे बायोमास एनर्जी सिस्टम के थ्रू होता है। तो वो अपना एनर्जी बताते हैं, stores energy from the sun through photosynthesis and can be used to produce heat या electricity as a fuel, ठीक है। तो हम हीट और इलेक्ट्रिसिटी के रूप में यूज कर सकते हैं इसको। कैसे करेंगे आगे हम देखेंगे। बात करें सोर्स ऑफ बायोमास की, तो हमारे पास वुड एंड फॉरेस्ट रेजिड्यू हो गए, ठीक है। हाँ, ये ध्यान में रखना, फोर्स रेजिड्यूज। उसके बाद एग्रीकल्चरल वेस्ट हो गए, जैसे क्रॉप रेजिड्यूज हो गए, ठीक है। एनिमल वेस्ट हो गया, जैसे कि काउडंग, गाय का गोबर। उसके बाद किचन वेस्ट हो गए, ठीक है। तो ये सारे हमारे सोर्स ऑफ बायोमास होते हैं। बहुत बढ़िया, ठीक है। अब आगे बात करें, कन्वर्जन ऑफ बायोमास इनटू एनर्जी, कैसे कन्वर्जन होता है, थोड़ी सी मैकेनिज्म की बात कर ले। जो बायोमास का नोट्स आता है तो हम इसको कैसे लिखेंगे, बायोमास कैन बी कन्वर्टेड इनटू यूजफुल एनर्जी बाय फॉलोइंग मेथड। एक तो होता है आप डायरेक्ट कंबशन करके बर्निंग कर देते हो, ठीक है। तो बर्निंग ऑफ ड्राई वेस्ट टू प्रोड्यूस हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो ये तरीका होता है, ठीक है। हम डायरेक्टली ड्राई वेस्ट को, जो भी ड्राई वेस्ट होते हैं, गीला नहीं, ड्राई वेस्ट होते हैं, उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी डायरेक्ट बर्न करके। उसके बाद थ्रू केमिकल प्रोसेसेस कन्वर्टिंग बायोमास इनटू लिक्विड फ्यूल्स लाइक बायो इथेनॉल एंड बायोडीजल, ठीक है। तो ये दूसरा प्रोसेस है। पहला हो गया कि डायरेक्ट कंबशन के थ्रू, ठीक है, डायरेक्ट कंबशन के थ्रू हीट और इलेक्ट्रिसिटी में। दूसरा हो गया केमिकल प्रोसेस के थ्रू कन्वर्टिंग बायोमास इनटू लिक्विड फ्यूल, जैसे कि बायो इथेनॉल, बायोडीजल, ये नाम ध्यान में रखना, ठीक है। केमिकल प्रोसेस के थ्रू बायो इथेनॉल, बायोडीजल। उसके बाद बायोगैस, जो कि तीसरा सवाल हम अब, जो कि आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। बायोगैस कैसे जनरेट करते हैं, तो बायोगैस प्रोडक्शन थ्रू एनारोबिक डाइजेशन। हाँ, बायोगैस जो जनरेट करने का उसका प्रिंसिपल होता है ना, एनारोबिक डाइजेशन, एनारोबिक। इसका स्पेलिंग ध्यान में रखना, ठीक है, ANAEROBIC। आप एनारोबिक बोल सकते हो, एनारोबिक बोल सकते हो, जो भी आप बोलना। बायोगैस कॉम्पोजिशन की बात करें, अगर बायोमास एनर्जी पर नोट्स आए, तो बेसिकली इनका उतना काम तो होता नहीं, मतलब इसका उतना एप्लीकेशन तो हम लोग नहीं देखते, पर बायोगैस का एप्लीकेशन है, तो बायोगैस का कॉम्पोजिशन मेंशन कर देना बेस्ट रहेगा, ठीक है। तो बायोगैस वन ऑफ द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ बायोमास एनर्जी, जो कि बायोमास हम देखे भी हैं, ठीक है। इट इज टिपिकली केमिकल कन्वर्जन, ठीक है। इसमें क्या क्या होता है, बायोगैस में आपका मीथेन होता है 60 से 70%, ठीक है, मीथेन होता है। उसके बाद CO2 कार्बन डाइऑक्साइड 30 से 35% होता है, नाइट्रोजन 1 से 5% होता है, और हाइड्रोजन सल्फाइड जो कि ट्रेस अमाउंट में होता है, तन की, मतलब कम अमाउंट में होता है, ठीक है। तन की हमारे भाषा होती है, मतलब भोजपुरी भाषा में बोलते हैं, ठीक है। तो कम अमाउंट में आपका होता है, ट्रेस अमाउंट में हाइड्रोजन सल्फाइड होता है, नाइट्रोजन 1 से 5%, जो कि ज़्यादा आपका मीथेन होता है। और ये सारे क्या है, आग के काम कर रहे हैं ठीक है, फ्यूल के रूप में। अब बायोगैस का कंपोजिशन हमने देख लिया, कन्वर्जन हमने देख लिया 3 तरीके से ना भाई, कंबशन के थ्रू, केमिकल प्रोसेस में बायो इथेनॉल, बायोडीजल, और बायोगैस प्लांट जो कि एनारोबिक डाइजेशन। अच्छा, एनारोबिक डाइजेशन होता है मतलब उसको ना हम डिकम्पोज करते हैं मटेरियल को, ठीक है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में डिकम्पोज करते हैं, उसको एनारोबिक डाइजेशन बोलते हैं। अब बात करें एडवांटेज की बात करें, तो रिन्यूएबल और कॉन्टिन्यूअस सोर्स ऑफ एनर्जी है, हेल्प्स इन वेस्ट मैनेजमेंट, प्रोड्यूस लेस पॉल्यूशन एज कम्पेयर टू फॉसिल फ्यूल। बायोगैस स्लरी कैन बी यूज्ड एज ऑर्गेनिक मैन्यूर। अच्छा, बायोगैस स्लरी क्या है, मतलब कि जब बायोगैस
जब जनरेट करते हैं ना तो उसका स्लरी बनाते हैं। तो जो भी काऊ डंग हो गया, ठीक है, होममेड जो वेस्ट हो जाते हैं उसका स्लरी बना करके जब इसके अंदर जो प्रोसेस हो जाता है ना तो उसके बाद फिर से कुछ निकलता है और वेस्ट के रूप में, उसको हम एग्रीकल्चर में यूज कर सकते हैं। ऑर्गेनिक मैन्योर की तरह काम करता है, इसलिए बायोगैस स्लरी कैन बी यूज्ड एज ऑर्गेनिक मैन्योर। उसके बाद डिसएडवांटेज की बात करें, लो एनर्जी डेंसिटी एज कम्पेयर टू फॉसिल फ्यूल। हाँ, इसकी एनर्जी डेंसिटी कम होती है। रिक्वायर्स लार्ज एरिया फॉर बायोमास एनर्जी प्रोडक्शन, बड़ा सा जगह चाहिए। उसके बाद कलेक्शन स्टोरेज ट्रांसपोर्ट इज वेरी चैलेंजिंग। हाँ, आप इसका जो कि बायोमास क्या है, एग्रीकल्चरल वेस्ट हो गया, होममेड वेस्ट हो गया, है ना, तो उसका कलेक्शन करना, स्टोरेज करना, ट्रांसपोर्ट करना, अलग अलग एरिया में ले जाना, बायोगैस प्लांट तक ले जाना, तो वो चैलेंजिंग है, आपको लगता भी है। हम लोग कॉलेज आते थे ना, तो एक जगह कहीं, कॉलेज नहीं, मेरा स्कूल के टाइम पे, तो जहाँ से कहीं कचरे का गाड़ी जाए, हो गया हम लोग का कल्याण। तो खैर आपने देखा होगा। तो ये हमारा डिसएडवांटेज और लिमिटेशंस हो गए। एप्लीकेशन की बात करें तो कुकिंग और हीटिंग में ज़्यादा यूज होता है, ठीक है, बायोमास एनर्जी का। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में यूज होता है। उसके बाद प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस, ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस एज ऑफ बायोफ्यूल्स, सॉरी, प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस एंड बायोफ्यूल। बायोफ्यूल जो कि बायो इथेनॉल, और क्या था, एक बायो इथेनॉल था और एक बायोडीजल था। हाँ, ठीक है, नाम ध्यान में रखना, ठीक है, मैं भी भूल ही जाता हूँ। तो बायोगैस बायोफ्यूल्स के रूप में यूज कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी में, कुकिंग हीटिंग में। तो 3 तरीके से हमने इसका जनरेशन देखा। तो जब भी आपका आए, ठीक है, एक सेकेंड, जब भी आपका बायोमास पे अगर नोट्स देने को दे दे बायोमास एनर्जी पे, तो उसका डिफिनेशन लिख देंगे। उसके बाद सोर्सेज क्या होती है बायोमास की। देन यहाँ पे हम कन्वर्जन ऑफ बायोमास एनर्जी 3 तरीके से कन्वर्जन करिए, ठीक है, एक बर्निंग के थ्रू, एक केमिकल प्रोसेस के थ्रू, उसके बाद जो कि बायोगैस जनरेशन एनाबोरिक डाइजेशन के थ्रू, ठीक है, एनाएरोबिक डाइजेशन के थ्रू। उसके बाद बायोगैस कंबशन लिख देंगे, फिर एडवांटेज डिसएडवांटेज और एप्लीकेशन लिख देंगे, ठीक है। ये हमने देख लिया ना। अब हमारे पास दूसरा सवाल है जो कि पूछा हुआ सवाल है ये, ठीक है, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ फ्लोटिंग ड्रम टाइप बायोगैस प्लांट, एडवांटेज डिसएडवांटेज बताओ। तो सिंपली जो बायोगैस किस तरीके से बनाते हैं वो हम देखेंगे। अब बात करें इसका, हम समझेंगे, ठीक है, थोड़े गंदे दिख रहे हैं पर समझ जाएंगे। अ फ्लोटिंग ड्रम टाइप बायोगैस प्लांट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस बायोगैस फ्रॉम ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। जो भी हमारे पास ऑर्गेनिक मैटर है, जैसे काऊ डंग हो गया, किचन वेस्ट हो गया, ये मेनली काम करते हैं आपके बायोगैस बनाने के लिए। बायोगैस में डबल एस होगा, ठीक है। तो मेनली ये काम करते हैं, ठीक है, नहीं यार सिंपल गैस होगा, सिंपल एस होता है। तो हमारे पास आता है काऊ डंग हो गया, किचन वेस्ट हो गया। उसके बाद वर्किंग प्रिंसिपल की बात करें तो बायोगैस इज रिन्यूएबल एंड क्लीन फ्यूल प्रोड्यूस व्हेन ऑर्गेनिक मैटर इज ब्रेक डाउन, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ, नोट्स मैंने इसका पॉइंट यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। इसका वर्किंग प्रिंसिपल की बात करें तो बायोगैस एक रिन्यूएबल और क्लीन फ्यूल है, इतना तो आप समझ गए। जो प्रोड्यूस कैसे होता है, जब हम ऑर्गेनिक मैटर इज ब्रोकन डाउन, ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर इज ब्रोकन डाउन by microorganisms, broken down by microorganisms in the absence of oxygen, ठीक है। ये इसका वर्किंग प्रिंसिपल, यानी कि एनाएरोबिक डिकम्पोजिशन के थ्रू हमारा बायोगैस जनरेट होता है। यानी प्रोसेस का नाम क्या है, एनाएरोबिक डिकम्पोजिशन। एनाएरोबिक डिकम्पोजिशन का मतलब जो है, जो हमारे जितने भी सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो सभी ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक डाउन करते हैं इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये हमारा वर्किंग प्रिंसिपल है। आपको समझ में आ गया ना, ठीक है। तो एक बार फिर से मैं डिफिनेशन पढ़ दूँ। रिन्यूएबल और क्लीन फ्यूल होता है प्रोड्यूस व्हेन ऑर्गेनिक मैटर इज ब्रोकन डाउन बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, विच इज कॉल्ड एनाएरोबिक डिकम्पोजिशन। तो ये हमारे इसका वर्किंग प्रिंसिपल होता है। बात करें इसका, तो हमारे पास क्या क्या चीज़ें होती है। ये जो भी आप व्हाइट कलर में दिख रहे हो ना, ये सारे आपके ज़मीन है या फिर ईंटों के बने हुए होते हैं, ठीक है, ईंटों के बने होते हैं, सीमेंट के बने होते हैं, दीवारें हैं ये। अब यहाँ पे बात करें, यहाँ पे आपका मिक्सिंग टैंक होता है, ठीक है, ये मिक्सिंग टैंक है जिसपे क्या होता है, वेस्ट होते हैं। वेस्ट में क्या होता है, काऊ डंग हो गया ना, काऊ डंग हो गया, और होममेड जो भी होते हैं, किचन वेस्ट जो भी होते हैं, फल वल के छिलके वगैरह जो भी, इनका हम एक स्लरी बनाएंगे जिसको मिक्सिंग टैंक के अंदर बनाएंगे, ठीक है। अब इसमें अंतर होता है आपका इनलेट चैम्बर, तो ये सारे मलबे अंदर गए, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे जो कि, हाँ, इस इनलेट चैम्बर के थ्रू वही डग एंड जो वाटर होता है, हाँ, ये डग नहीं है, डंग है, ठीक है, डंग प्लस वाटर होता है। तो पहले स्लरी बनाए, यही डंग एंड वाटर को इसके अंदर भेज दिए, ठीक है। अब ये आपको पता है ना, ये सारे क्या है, ये सीमेंट या फिर ईंट के बने हुए होते हैं ना, तो ये आपका होता है डाइजेस्टर टैंक है। ये क्या है, आपका एक डाइजेस्टर टैंक है, ठीक है। इसके अंदर डंग एंड जो वाटर है, इसका मिश्रण इसके अंदर आया है। अब इसके अंदर होगा, ध्यान से सुनो, मैं इसका मैकेनिज्म भी आपको बता। इसके अंदर होता है आपका एनाएरोबिक डिकम्पोजिशन। एनाएरोबिक डिकम्पोजिशन में शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, एनाएरोबिक डिकम्पोजिशन। जब ये एनाएरोबिक डिकम्पोजिशन होता है, इसका मतलब ये होता है कि अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। अब इसको ट्रैप करने के लिए ये आपको लगाया गया रहता है, ठीक है। जब ये
डाइजेशन जब होता है, एनाएरोबिक डिकम्पोजिशन जब होता है, तब इससे रिलीज होती है मीथेन गैसेस, ठीक है, मीथेन गैसेस रिलीज होती है और उससे हमारा जो है इसके थ्रू इसका हम बोलते हैं, इसका नाम होता है फ्लोटिंग ड्रम बोलते हैं, ठीक है, फ्लोटिंग ड्रम बोलते हैं। तो ऊपर से ढक्कन लगा दिया जाता है, तो इसके थ्रू हम निकाल देते हैं और ये एग्जिट पाइप हो गया। देन यहाँ से कुछ आपके वेस्ट के रूप में जाता है, ये आउटलेट चेंबर है आपका, ये आउटलेट चेंबर है, इसके अंदर हम बोलते हैं स्पिंट स्लरी। तो शुरू में आपका स्लरी गया, बाद में निकला स्पिंट स्लरी। अच्छा, स्लरी किसको बोलते हैं? जब डंग एंड वाटर का जो मिक्सचर होता है ना, डंग एंड वाटर का मिक्सचर, उसको स्लरी बोलते हैं। तो जब स्लरी से जब मीथेन गैस बन के ऊपर चला गया, ठीक है, यहाँ पे आप किचन जोड़ सकते हो खाना बनाने के लिए, ठीक है। तो इस फ्यूल को आप एज ए इलेक्ट्रिसिटी और एज अ कुकिंग के रूप में यूज कर सकते हो। तो जब ये आउटलेट चैम्बर्स के थ्रू जब कुछ बचे हुए मटेरियल होते हैं ना, तो इसी जो ड्रम के थ्रू ऊपर जो ढक्कन होता है, इसका कोई नाम है फ्लोटिंग ड्रम, ठीक है, ये भी इसका कंपोनेंट ही है। उसके थ्रू स्पिंट स्लरी से जब ये निकल जाता है और ओवरफ्लो टैंक के थ्रू हम स्पिंट स्लरी को निकाल देते हैं और इसका यूज होता है एग्रीकल्चर में, मतलब कि ऑर्गेनिक खाद के रूप में इसका यूज कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, ये थोड़ा सा आपको समझ में आ गया ना? हाँ, एक तरीके से आप इसका डायग्राम बना सकते हैं, या फिर इसका क्लीनर वर्जन चाहिए तो आप यूट्यूब पर भी यूट्यूब या फिर आप गूगल पे भी डायरेक्ट थोड़ा सर्च कर लेना, ठीक है। मेरी डायग्राम थोड़ी अगर गंदी हो तो आई होप आपको समझ में आ भी गया होगा, ठीक है। बात करें इसके मेन कंपोनेंट के कंस्ट्रक्शन की बात करें तो पहला होता है आपका मिक्सिंग टैंक, ठीक है। एक सेकेंड रुकना आप बस। यहाँ पे हो गया मिक्सिंग टैंक। इन दिस टैंक ऑर्गेनिक वेस्ट इज मिक्सड विद वाटर टू क्रिएट अ स्लरी, ठीक है। तो मिक्सिंग टैंक में होता है ऑर्गेनिक जो भी वेस्ट होता है उसके अंदर हम वाटर डालते हैं और जिसको हम स्लरी बोलते हैं, क्रिएट अ स्लरी। उसके बाद इनलेट चैम्बर, ये आपका इनलेट चैम्बर है, ठीक है, इससे जा रहे हैं दिस पाथवे थ्रू विच स्लरी इंटर्स द डाइजेस्टर। तो इनलेट चैम्बर से आपका डाइजेस्टर टैंक में जा रहा है, ठीक है। डाइजेस्टर टैंक क्या करता है? देखो सारे एक ऑर्डर और सीक्वेंस में है, ठीक है ना, आपको दिख रहे होंगे। हाँ, डाइजेस्टर टैंक क्या होता है? इट इज अ अंडरग्राउंड डाइजेस्टर टैंक होता है, इट इज अंडरग्राउंड एयर टाइट टैंक है, ठीक है। तो ये जो डाइजेस्टर टैंक है जो कि अंडरग्राउंड है, ये सारे जो है ना जमीन के नीचे होती है। तो अंडरग्राउंड और एयर टाइट वेस्ट होता है, इसके अंदर कोई सा भी एयर नहीं आना चाहिए भाई आपका, ठीक है। तो अंडरग्राउंड और एयर टाइट टैंक होता है, मेड ऑफ ब्रिक या कंक्रीट का। इट कंटेन्स मिक्सचर ऑफ काउ डंग एंड वाटर कॉल्ड स्लरी। तो जो हमारा डाइजेस्टर टैंक अंडरग्राउंड है और काउ डंग जो है और वाटर का स्लरी मिक्सचर करता है, बहुत बढ़िया, जिसको स्लरी बोलते हैं, मिक्सचर ऑफ काउ डंग एंड वाटर, बहुत बढ़िया। उसका फ्लोटिंग गैस ड्रम, ये फ्लोटिंग गैस ड्रम ये ऊपर होता है, ठीक है। इसके अंदर आप बोल सकते हो मीथेन है, मीथेन और CO2 वगैरह, ठीक है। तो फ्लोटिंग गैस ड्रम ये इसको बोलते हैं फ्लोटिंग गैस ड्रम। यहाँ पे आप लिख सकते हो फ्लोटिंग, मैंने लिखा नहीं है, ठीक है, फ्लोटिंग गैस ड्रम। फ्लोटिंग गैस ड्रम क्या करता है? इट इज अ स्टील ड्रम प्लेस्ड अबव द डाइजेस्टर। तो जो आपका डाइजेस्टर टैंक है इसके ही ऊपर रहता है फ्लोटिंग गैस ड्रम, ठीक है। हाँ, उसके बाद इट फ्लोट्स स्लरी एंड स्टोर बायोगैस। तो ये क्या करता है? जो आपका फ्लोटिंग गैस ड्रम है, पहली बात ये स्लरी को फ्लोट्स करता है, फ्लोट्स मतलब बाहर भेज देता है, स्पेंट, जिसको स्पेंट स्लरी बोलते हैं, ठीक है, इसको बाहर भेज देता है। और दूसरा काम क्या करता है? जो आपका मीथेन गैस है, जो कि मीथेन और CO2 जो होता है, ठीक है, बायोगैस का हमने कॉम्पोजिशन देखा था, तो उसको ये स्टोर करता है। उसके बाद बात करें इट फ्लोट स्लरी एंड स्टोर बायोगैस। उसके बाद एग्जिट पाइप हो गया, इट कैरीज बायोगैस टू द पॉइंट ऑफ यूज, ठीक है। तो ये एग्जिट पाइप है जो कि कैरी कर रहा है बायोगैस को, और ये वो पॉइंट है जहाँ पे इसका कुछ कोई सा भी आप यूज कर सकते हो, जैसे स्टोव या कुकिंग के लिए, ठीक है। तो एग्जिट पाइप ये करता है, बायोगैस को कैरी करता है टू द पॉइंट ऑफ यूज, जहाँ उसका यूज है, जैसे कि स्टोव या कुकिंग में। छठा है आपका ओवरफ्लो टैंक। तो इनके सारे कंपोनेंट आप ध्यान में रखना, ठीक है। ओवरफ्लो टैंक क्या करता है? इट कलेक्ट्स स्पेंट स्लरी एज अ वेस्ट। तो जो भी स्पेंट स्लरी है उसको एज अ वेस्ट के रूप में कलेक्ट करता है ये ओवरफ्लो टैंक। उसके बाद यूजफुल होता है, या फिर आउटलेट के थ्रू आप बाहर निकाल देते हो, जो कि यूजफुल होता है एग्रीकल्चर में। तो ये सारे हमने सारे कंपोनेंट या कंस्ट्रक्शन के नाम ध्यान में रख लिया, और ये आपका डायग्राम होता है, ठीक है। ये फ्लोटिंग गैस ड्रम है, बस ये ध्यान में नाम रखना, जो कि मैं लिखना भूल गया था। तो ये सिंपल सा डायग्राम है, और इसके सारे कंपोनेंट आपके ये है, मिक्सिंग टैंक, इनलेट चैम्बर, डाइजेस्टर टैंक, फ्लोटिंग गैस ड्रम, एग्जिट पाइप, ओवरफ्लो टैंक। उसके बाद बात करें वर्किंग मैकेनिज्म की, तो पहले होता है फीडिंग करेंगे, यानी स्लरी, जिसको काउडंग और वाटर का मिक्सचर को बोलते हैं, इज फीडेड थ्रू इनलेट चैम्बर इन द डाइजेस्टर। तो स्लरी को इनलेट चैम्बर के थ्रू डाइजेस्टर में हम फीड कर दिए। देन डाइजेशन के अंदर होता है आपका यही मेन काम है, एनाएरोबिक डिकम्पोजिशन। एनाएरोबिक डिकम्पोजिशन आपको बताया था, ऑब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के रूप, ऑब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में वो जो होते हैं ना सारे रिएक्शन, उसको हम बोलते हैं एनाएरोबिक डिकम्पोजिशन। अब बात करें यहाँ पे, द स्लरी अंडरगोज एनाएरोबिक डाइजेशन, यानी एनाएरोबिक मतलब अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, ठीक है, जितने भी सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं सारे ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक डाउन करते हैं,
तो ये भी हमने समझ गया ना, बाई बैक्टीरिया एंड प्रोड्यूसिंग बायोगैस, ठीक है। तो CH4 CA2 ये बायोगैस का मेन कंपोनेंट है। बायोगैस का मैंने आपको कंपोजिशन भी बताए थे। उसके बाद तीसरा हम गैस कलेक्शन करेंगे। तो द बायोगैस इज ट्रैपेड अंडर द मेटल ड्रम एंड फ्लोट स्लरी, ठीक है। तो जो आपका मेटल ड्रम जो होता है, ये मेटल ड्रम, इससे हम बायोगैस को ट्रैप कर लेते हैं और स्लरी को हम आगे, जो बचे हुए स्लरी होते हैं जिसको स्पेंट स्लरी बोलते हैं, उसको हम आगे भेज देते हैं किस में, ओवरफ्लो टैंक में। तो ओवरफ्लो अब करना है, एज ए न्यू स्लरी एडेड द स्पेंट स्लरी ओवरफ्लोज इनटू द आउटलेट टैंक। तो जो हमने भेजा, काम खत्म हुआ, मीथेन गैस बना, उसको बाहर फेंक दिया ओवरफ्लो टैंक के थ्रू, और फिर से हम इस मिक्सिंग टैंक में न्यू स्लरी को ऐड करते जाएंगे। तो ये होता है ओवरफ्लो, ठीक है। एज ए न्यू स्लरी एडेड स्पेंट स्लरी ओवरफ्लो इनटू द आउटलेट टैंक, ये हो गया। अच्छा, अगर आपको पास ना डायरेक्टली कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग प्रिंसिपल दे दे, तो आपको ये नहीं भूलना, आपको बायोगैस का जो कॉम्पोजिशन है वो मत भूलना, ठीक है। बायोगैस का जो कॉम्पोजिशन, मीथेन होता है 60 से 70%, कार्बन डाइऑक्साइड 30-35, और नाइट्रोजन हाइड्रोजन डाइसल्फाइड देख लेना, ठीक है। तो ये हमने देख लिए थे बायोगैस पे नोट्स, और जो कि बायोगैस बनाते कैसे हैं, ठीक है, जिसको बायोगैस फ्लोटिंग ड्रम बोलते हैं, उसका हमने कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग प्रिंसिपल देख लिया। ये रहा वर्किंग प्रिंसिपल। फिर इसके बाद ये डायग्राम बना देना, फिर इसके सारे कंस्ट्रक्शन कंपोनेंट को लिख देना, बहुत बढ़िया। उसके बाद इसका वर्किंग प्रिंसिपल दे देना, और थोड़ा सा आप इसका कंक्लूजन लिख देना कि ये ऐसा है वैसा है, आप लिख लोगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे ये सवाल खत्म हो जाते हैं। आई होप समझ में आ गया। इसमें भी हमने 2 सवाल को तो कवर किया जो कि हाईली इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो हमारे सारे अल्टरनेटिव ऑफ फॉसिल फ्यूल हमने कवर कर दिए। एक बचा है हाइड्रोजन एनर्जी, ठीक है। तो वो पूछ दिया इस साल में, तो इसलिए मैंने उसको कवर नहीं किया, वो आने के भी कम चांसेस है। तो बाकी हमने सारे अल्टरनेटिव ऑफ फॉसिल फ्यूल को कवर कर लिया, ठीक है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वी विल मीट इन नेक्स्ट टाइम, बाय।